Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss गुप्त पीरियड. ओके, आज हम करने वाले स्टूडेंट गुप्त पीरियड की 10 क्वेश्चन की सीरीज, जो आज की गुप्तकालीन की लास्ट सीरीज़ होगा स्टूडेंट. तो इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे. और जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये क्या है, गुप्तकालीन बनाया हुआ आयरन पिलर. मैं आपको बता चुकी थी इसके बारे में, और मैंने आपको पता चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको जो है निर्मित किया था, बनवाया था. ठीक है, इसके साथ हमने पढ़ा था इसके ऊपर एक गरुड़ बना हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. यहाँ पर जो है गरुड़ बना हुआ, जिससे ये पता चला करता था कि ये जो है शैव धर्म के अनुयायी थे. ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बताया था इन्होंने कई सारी उपाधियों को धारण किया था. किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने. चलिए हम साथ के साथ लिखते भी चलेंगे, क्योंकि आप चाहें तो आपकी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. वैसे मैं काफ़ी सारी वीडियो में इस बारे में डिस्कस कई बार कर भी चुकी हूँ. अब आपकी स्क्रीन पर है तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन जो वर्बली में बता दूंगा, उसके साथ साथ आपको राइट भी करवा दूँगी. ओके, तो मैंने आपको देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या चीज़ है. एक तो ये है परम भागवत. क्या स्टूडेंट? परम भागवत, एक राट. ठीक है, और स्टूडेंट विक्रमादित्य है ना. ज़्यादातर मोस्टली ये पूछी जाती हैं. ठीक है, जो मोस्टली पूछी जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, इसके अलावा इनके जो अन्य नाम जो थे वो भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट. जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था देवगुप्त. ठीक है, देवगुप्त, देवश्री, देवगुप्त, देवश्री और देवराज, है ना. क्या स्टूडेंट? देवराज. ओके, देवराज. तो ये सभी स्टूडेंट क्या हैं, ये उनके द्वारा ली गई उपाधि. मैंने आपको बताया था कि उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे स्टूडेंट. क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के. और गोल्ड कोइंस की यदि बात की जाए तो इंडो ग्रीक ने चलाए थे गोल्ड कोइंस. ओके, सोने के सिक्के चलाए थे. इसके साथ एक क्वेश्चन था हमारे पास कि सबसे अधिक जो वजनी जो थे स्टूडेंट, सोने के सिक्के किसके द्वारा बनाए गए थे. तो मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त ने जो है सोने के सिक्के सबसे अधिक वजनी बनाए थे. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फैक्ट है, वहाँ पर कहा जाता है कि उनके द्वारा जो निर्मित सोने के सिक्के सर्वाधिक वजन में अधिक थे. तो उसमें क्या था, कहा जाता है कि उसमें प्योर गोल्ड नहीं था, उसमें कुछ मिलावट भी थी. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, आयरन पिलर के बारे में. मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार के एरिया में, यानी कि महरौली का लौ स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है. महरौली में स्थित है ये. ठीक है, कुतुब मीनार की बाउंड्री में है. और इसके साथ मैंने नवरत्न की यदि बात की, नवरत्न जो आए थे, जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी एक, तो नवरत्न भी जो है स्टूडेंट इन्हीं के ही राज्यकाल में, इनके शासन टाइम में थे, और इनके द्वारा बनाई गई 2 कैपिटल थी. ये मैंने आपको बताया था, उज्जैन और पाटलिपुत्र. और उज्जैन में ही नवरत्न जो है स्टूडेंट रहा करते थे. ठीक है, और फाहियान जो था स्टूडेंट इन्हीं के ही शासनकाल में आया था. फाहियान क्या था? एक क्या था, चाइनीज़ था. ठीक है, चीनी एक नागरिक था जो है भारत की सभ्यता कल्चर को देखने के लिए जो है भारत आया था. तो किसके टाइम में आया था, इस तरह से पूछा जाता है. चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था. इसके अलावा बात की जाए हेनसेंग की, तो हेनसेंग हर्ष के टाइम में आया था. ठीक है, तो स्टूडेंट ज़्यादा बात ना करते हुए एक बार मैं इनकी जो उपाधियाँ जो इन्होंने जो धारण की थी एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे. एक तो हमने पढ़ा इनको चांदी के सिक्के पहले चलाए थे इन्होंने सबसे पहले. ठीक है, उसके बाद में बात की जाए किसकी, इन्होंने विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की थी जब इन्होंने मध्य एशिया को जो कैसी थी, बर्बर जनजाति थी, इसका नाम था शकों को पराजित किया. तब इन्होंने विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलवाए थे. परम भागवत की भी उपाधि धारण की. एक राट की उपाधि धारण की. एक राट किसे कहा जाता है? जो चारों दिशाओं को विजित कर चुका होता है. जो चारों दिशाएं जो हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी चारों दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन को क्या कर लेता है, विन कर लेता है, जीत लेता है. ठीक है, तो उसे कहा जाता है एक राट. उसके बाद में क्या है, देवगुप्त. इनके अन्य नाम थे, इनके साथ साथ इनके अन्य नाम था देवश्री और देवराज. इनके अन्य सारे नाम थे. ठीक है, बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की काल की, तो बताइए कितना था? 375 से कितना था स्टूडेंट? 415. ओके, 375 से स्टूडेंट 415 इनका शासनकाल रहा. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे आज अपने 10 क्वेश्चन पर, जो कि आज के स्टूडेंट लास्ट सीरीज है. सो लेट गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे? 81. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 81 क्वेश्चन नंबर. ये देखिए, हम सभी गुप्तकालीन थी, काफ़ी लेंथी चैप्टर है हमारा, और सभी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर. 81. ओके, आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 81. देखिए यहाँ पे 81 क्या लिखा हुआ? 81. देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन.
यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं हम, तो 2 ऑप्शन को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही लिख लेंगे, ठीक है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 81 यानी कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पुलकेशियन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था। क्या लिखा है इसमें, पुलकेशियन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था। पहला क्या लिखा हुआ, इराक में, और बी में क्या लिखा हुआ, ईरान में, ठीक है। आगे जो इसका जो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, श्रीलंका। क्या स्टूडेंट, श्रीलंका। उसके बाद में डी की यदि ऑप्शन की बात की जाए तो वो क्या है, चाइना। क्या स्टूडेंट, चाइना। क्या स्टूडेंट, चाइना। ओके, तो यदि बात की जाए पुलकेशिन द्वितीय की, तो उन्होंने दूत मंडल जो भेजा था तो कब और कहाँ भेजा था, ये इसमें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है इराक, बी में है ईरान, और सी में क्या है श्रीलंका, और डी में क्या है चाइना। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो दूत मंडल भेजा था वो कहाँ था स्टूडेंट, राइट आंसर की यदि बात की, राइट आंसर क्या है, बी। राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, बी है, यानी कि 81 का राइट आंसर जो है स्टूडेंट क्या है, बी। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 81 के एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे एक बार, एक्सप्लेनेशन को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, अरबी विद्वान। क्या स्टूडेंट, अरबी विद्वान जिनका नाम क्या था, ताबरी। ताबरी के विवरण से ज्ञात होता है कि पुलकेशियन द्वितीय ने अपने शासन के 36वें वर्ष में फारसी, जिसको कहा जाता है ईरान, फारस यानी कि ईरान के शासक जिनका नाम था खुसरो द्वितीय। क्या स्टूडेंट, खुसरो द्वितीय के दरबार में जो है एक दूत मंडल भेजा था। तो यहाँ पर स्टूडेंट का 81 का राइट आंसर क्या था, ईरान था। ईरान की जगह अगर फारस भी होता तब भी इसका राइट आंसर क्या होता, बी होता। ओके, दोबारा से देख लेंगे एक बार। अरबी विद्वान जिनका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ताबरी। क्या लिखा है स्टूडेंट, अरबी विद्वान जिनका नाम लिखा हुआ है, क्या ताबरी के विवरण से ज्ञात होता है कि पुलकेशियन द्वितीय ने अपने शासन के 36वें वर्ष में फारस यानी कि ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 को समझेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा हुआ है 82 में। लिखा हुआ निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए जो रचित है उसको हम अगर एक फाइंड आउट कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तो हमें जो है नहीं वाला जो है इसमें क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे हम। हर्ष द्वारा रचित नहीं है, यानी कि हर्ष द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है, ठीक है। जो रचित है उनको हम अगर देख लेंगे तो आसानी से आंसर पे आ पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा, रत्नावली। बी में क्या लिखा स्टूडेंट, नागानंद। सी में लिखा हो हर्षचरित, और डी में लिखा हो प्रिय दर्शिका। क्या लिखा स्टूडेंट, प्रिय दर्शिका, ठीक है। बात करते हैं 82 के यदि राइट आंसर की, तो राइट आंसर स्टूडेंट्स का क्या होगा, 82 का राइट आंसर, 82 का राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट क्या है, हर्षचरित्र। क्या स्टूडेंट, हर्षचरित्र जो है इनके द्वारा, हर्षचरित्र ने कौन सी रचना लिखी थी, देखिए रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सभी रचना किसकी, हर्ष की हैं। जो कि बात किया हर्षचरित्र, तो ये बाणभट्ट की है, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा रचित जो है वो क्या, हर्षचरित्र। बाकी तीन जो हैं यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीन जो हैं ये हर्ष के द्वारा रचित हैं, जबकि हर्ष के द्वारा हर्ष के नाम की रचित कोई भी रचना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसलिए राइट आंसर स्टूडेंट क्या हुआ, सी। ओके, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन भी समझ लेंगे क्या लगा हुआ। हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं, 3 नाटक हैं ये सभी जो हमने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका पढ़ी थी। पहले क्या लिखा हुआ है, प्रियदर्शिका। बी में क्या लिखा, सॉरी बी कह रही हूँ, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये क्या है, नाटक हैं 3, और किसने लिखे, हर्ष ने लिखे हैं। जबकि हर्षचरित्र के लेखक जो हैं वो कौन है, बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है स्टूडेंट, बाणभट्ट हैं। कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। देखिए कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। यह भी जो है किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित्र लिखी, दूसरी कादम्बरी लिखी, ओके ध्यान रखिएगा। लेकिन कादम्बरी जो है संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास है, उपन्यास कादम्बरी है। बाकी हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत को सीयू की नामक में संकलित किए। इन्होंने जो हेनसांग आए थे वो किसके टाइम पीरियड में आए थे, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। हेनसांग जो आए थे स्टूडेंट वो हर्ष के टाइम में आए थे, मैंने अभी भी बताया था आपको। और हेनसांग ने एक रचना की थी
तो उस बुक का नाम जो था वो क्या था, सी यू की। क्या नाम था स्टूडेंट, सी यू की। एक बार दोबारा से देख लेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि बाणभट्ट द्वारा जो रचना है, एक तो हर्षचरित्र और दूसरी स्टूडेंट क्या है, कादम्बरी। क्या है, कादम्बरी क्या है, एक श्रेष्ठ उपन्यास है और ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। वहीं बात की जाए, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र को भी लिखा है और हेनसांग की जो द्वारा रचित रचना है उसका नाम है सी यू की। और हेनसांग जो स्टूडेंट हर्ष के टाइम पीरियड में भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद में बात किया हर्ष के द्वारा क्या लिखे गए, हर्ष के द्वारा लिखे गए 3 नाटक। उन नाटकों में क्या क्या नाम है उनके, पहला क्या लिखा है स्टूडेंट, प्रियदर्शिका, बी में लिखा रत्नावली और बी बार बार। देखिए पहला जो नाटक है हर्ष का वो क्या है, प्रियदर्शिका, और एक और नाटक उसका नाम रत्नावली, और एक और नाटक है उसका नाम है नागानंद। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये हर्ष के द्वारा लिखित नाटक हैं। बात की जाए किसकी, हर्षचरित्र की या फिर कादम्बरी की, तो ये दोनों जो हैं किसके द्वारा लिखे गए, बाणभट्ट के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। देखिए 83 में क्या पूछा गया है, इसके बाद हमारे पास आते हैं 7 क्वेश्चन 83 पे चलेंगे। नागानंद नाटक का लेखक, अभी हमने क्या पढ़ा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका किसके हैं, लेखक का नाम यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो उसका लेखक स्टूडेंट कौन है, हर्ष। कौन है स्टूडेंट, हर्ष। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऊपर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आगे देखेंगे एक बार, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नागानंद के अलावा क्या क्या चीज़ और है। नागानंद, इसके साथ साथ हमने अभी पढ़ा था रत्नावली, नागानंद, रत्नावली और क्या था, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये क्या है, तीनों नाटक हैं जो इसके द्वारा लिखे गए हैं हर्ष के द्वारा। ठीक है, वहीं बाणभट्ट ने क्या लिखा है स्टूडेंट, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा है। कादम्बरी क्या है, संस्कृत का एक उपन्यास है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 84, क्वेश्चन नंबर 84। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है। 84 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 84 में कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है, कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है, कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। पहले लिखा हुआ क्या, रत्नावली, बी में लिखा हुआ नागानंद और सी में लिखा हुआ प्रियदर्शिका। तो अभी हम अगर हमें आपको ये समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बाणभट्ट। क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने पढ़ा था बाणभट्ट। और बाणभट्ट की 2 रचना जो थी वो क्या थी, हर्षचरित्र। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, कादम्बरी। ठीक है, तो हमने देखा ये जो दोनों रचनाएं हैं किसके द्वारा लिखी हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखी हैं। किसके द्वारा स्टूडेंट, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। जबकि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी हो सकती है, हर्ष के द्वारा लिखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ए और पहला ही दूसरा, या फिर दूसरी और तीसरी रचना, या फिर पहली या तीसरी, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा इसका, 84 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, 84 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ओके, 84 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका ये क्या है, नाटक हैं जो हर्ष के द्वारा रचित हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। 3 नाटक ग्रंथों का जो रचयिता माना जाता है किसको, हर्ष को, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है। प्रियदर्शिका क्या स्टूडेंट, 4 अंकों का नाटक है प्रियदर्शिका, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। प्रणय कथा मतलब प्रेम कथा का, जिसमें वत्सराज उदयन की अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी जो है 4 अंक हैं, ये बता रहे हैं, रत्नावली में 4 अंक हैं। यह नाटक जो है रत्नावली वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासदत्ता, वत्सराज उदयन उनकी रानी वासदत्ता की परिचारिका, जिसका नाम क्या था, नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। तो देखिए बस यहाँ पे क्या क्या हमको ध्यान रखना वो मैं आपको बता देती हूँ।
कि नागानंद जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, ये पॉइंट, ठीक है। बाकी इसके क्या हमने प्रियदर्शी का जो रचना है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों जो है किसके द्वारा, हर्ष के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका के 4 अंक हैं, ठीक है, और रत्नावली जो है इसके भी 4 अंक हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित को हम पहले फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास का आंसर नहीं वाला जो है आ जाएगा आसानी से। पहले क्या लिखा, रत्नावली जो कि हर्ष द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। मिर्च कटिक जो है स्टूडेंट क्या है, शूद्रक के द्वारा है, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा लिखी है, राजशेखर और देवीचंद्र गुप्तम, विशाखा दत्त। देवीचंद्र गुप्तम किसके द्वारा लिखी है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी है। और मौर्यकालीन जो रचना है जो विशाख दत्त ने लिखी है, उसका नाम क्या है वो देखिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो देवीचंद्र गुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस, हाँ देखिए मुद्रा राक्षस भी लिखी थी। क्या लिखी थी स्टूडेंट, देखिए एक बार क्या लिखी थी उन्होंने, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। विशाख दत्त ने क्या लिखी थी, एक मुद्रा राक्षस की रचना लिखी थी। और मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। और ये कैसी है, मौर्यकालीन एक रचना है, ठीक है। देखिए तो इसमें राइट आंसर की बात कही गई है, इसमें नहीं वाला जो है वो हमें बताना है। तो हमने अभी पॉजिटिव आंसर 3 फाइंड आउट कर लिए, तो जो नहीं वाला ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो सकता है, सी। क्योंकि मुद्रा राक्षस जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, ना कि राजशेखर के द्वारा। तो नहीं वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। 85 का राइट आंसर स्टूडेंट होगा सी। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। और मैंने बताया मुद्रा राक्षस जो है एक कैसी है, मौर्यकालीन रचना है जो किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और इसमें मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी जो है किसमें लिखी है, मुद्रा राक्षस में लिखी है। चंद्रगुप्त के साम्राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए एक बार, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अन्य तीनों युग्म जो है सुमेलित हैं, ठीक है। तो सुमेलित नहीं था, हमने फाइंड आउट कर लिया, सी इसका राइट आंसर हो गया 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। कवि बाणभट्ट किस स्थल का रहने वाला था, बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, कादम्बरी लिखी थी और हर्षचरित हमने पढ़ा था अभी। तो वो किस स्थान के रहने वाले थे, तो बात की जाए इनके राइट आंसर की, तो वो किस जगह के रहने वाले थे ये पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, 86 का। ऑप्शन देखते हैं, पहले क्या लिखा हुआ, पटना, बी में लिखा हुआ हजारीबाग, सी में लिखा शाहाबाद और डी में लिखा हुआ है चंपारण। क्या लिखा है स्टूडेंट, डी में लिखा हुआ है चंपारण, ठीक है। तो बात की जाए किसकी, 86 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ऐसा कोई आंसर इन्होंने दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना कहाँ पे थे, बिहार में। तो बिहार तो इन्होंने आंसर दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे हम पटना कर सकते हैं, राइट आंसर पटना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके ऑप्शन को, 86 का राइट आंसर होगा पटना, जो कि बिहार की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इन्होंने जो एग्जैक्ट नाम है वो नहीं दिया हुआ। एक्सप्लेनेशन में देखिए, बाणभट्ट का जो जन्म हुआ था औरंगाबाद ज़िले के वर्तमान बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूठा, क्या स्टूडेंट, पृथ्वीकूठा नामक गांव में हुआ था। जबकि पृथ्वीकूठा के कोई ऐसा यहाँ पर नाम नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे कैपिटल दी हुई बिहार की पटना। ओके, इनके पिता का नाम जो था त्रिभानु, क्या था स्टूडेंट, त्रिभानु। और माता का नाम जो था वो क्या था, राजदेवी। क्या था स्टूडेंट, माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम त्रिभानु था।
इनका जो जन्म हुआ था प्रीकूट में हुआ था, प्रीतिकूठा में जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पर, सॉरी 87 पे। क्या लिखा हुआ 87 में, चीनी यात्री, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, चीनी यात्री हेनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान ने या फिर किस आचार्य ने जो है उनका स्वागत किया था। जब हेनसांग भारत आए थे, हमने ये तो पढ़ लिया था कि हेनसांग हर्ष के टाइम में आए थे, तो हमें अगर हम चाहें तो हर्ष के टाइम में जो वहाँ का विद्वान जो कौन था, तो हम इसका राइट आंसर आ सकते हैं। लेकिन एक बार ऑप्शन को पढ़ लेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि चीनी यात्री हेनसांग का नालंदा आने पर जो आगमन किया था वो अतिश आचार्य ने किया था, या सॉरी या फिर दीपंकर श्री ज्ञान ने किया था जो एक आचार्य थे, या फिर आचार्य रक्षित ने, या फिर आचार्य शीलभद्र ने। तो राइट आंसर को अगर फाइंड आउट करें हम, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, हेनसांग के टाइम जो उनके विद्वान जो थे, जो आचार्य थे, वो कौन थे, शीलभद्र। कौन थे स्टूडेंट, शीलभद्र थे। तो राइट आंसर जो होगा 87 का क्या होगा स्टूडेंट, डी। क्या होगा स्टूडेंट, डी होगा। देखिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हेनसांग के समय में जो आचार्य थे वो क्या थे, शीलभद्र थे, और हे से हेनसांग और से हर्ष। ठीक है, हे से हर्ष, हे से क्या हुआ, हर्ष, और हा से हेनसांग, हा से हर्ष और हे से हेनसांग। ठीक है, तो 87 का हमने एक चीज़ देख ली, एक बार देखिए दोबारा से। हर्ष के टाइम में कौन आए थे, हेनसांग आए थे। और हर्ष के टाइम में क्या था कि उनका जो एक आचार्य जो था, क्या था स्टूडेंट, आचार्य कह लीजिए या फिर विद्वान कह लीजिए, उसका नाम क्या था, शीलभद्र। क्या नाम था स्टूडेंट, शीलभद्र। ठीक है, तो शीलभद्र ने जो है स्वागत किया था किसका, हेनसांग का। आगे चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 87 के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार। क्या लिखा, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल, देखिए एक बार, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये हमने समझ लिया। अब कब आया था, 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। शीलभद्र क्या थे, कुलपति थे, वहाँ के आचार्य थे। आचार्य शीलभद्र ने उसके नालंदा आगमन पर स्वागत किया। हेनसांग आचार्य के चरित्र और विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करता है तथा उन्हें वह क्या कहता है, सत्य और धर्म का भंडार। सत्य और धर्म का भंडार किसे कहा गया है, शीलभद्र को किसने कहा है, हेनसांग ने। लगभग डेढ़ वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योगा शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धाने कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। यानी कि नालंदा वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं क्या कर दूँगी, अंडरलाइन कर दूँगी, हाईलाइट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, हे से हेनसांग, हे से हर्ष चरित्र, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, बस ये देखना है कि कब आया था। तो ये एक बार देख लेंगे, 637 ईस्वी। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया। ठीक है, यहाँ के कुलपति उस टाइम कौन थे, शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र ने जो इसका आगमन किया। ठीक है, हेनसांग, ये तो हमने सब पढ़ लिया। बस ये था कि उनको सत्य और धर्म का भंडार कहा हेनसांग ने, किसको, शीलभद्र को। ठीक है, उसने जो है लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करा। उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। ठीक है, जो वर्तमान समय में योगा होती है तो वो उस टाइम पर हुआ करती थी 637 में। कहाँ पर स्टूडेंट, नालंदा विश्वविद्यालय में। तो जो हेनसांग आया था तो उसने योग शास्त्र का जो है अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद वह कहाँ गया, बंगाल में गया, उड़ीसा में गया, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग दोबारा से नालंदा आया। उसे इतना अच्छा लगा नालंदा
इसके बाद उसने जो है क्या करा, लेक्चर दिए, व्याख्यान दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर क्या 88 है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आप इसके राइट आंसर आसानी से कर पाएंगे। 88 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या लिखा हुआ, इत सिंह, बी में क्या लिखा हुआ, हेनसांग, और सी में लिखा रहेगा फहयान, और डी में क्या लिखा हुआ, मैगस्नीज। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था किसके बारे में, हमने सबसे पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन था, हेलिकस निकेटर का राजदूत जिसका नाम क्या था, मैगस्नीज, और हेलेना नाम की कन्या के साथ विवाह किया था वो वाला। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन था, मैगस्नीज था। तो इसका राइट आंसर मैगस्नीज 4, तो 4 पहले होना चाहिए, 4 हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको कहा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा गया था, जिन्होंने एक राट और परम भागवत की कई सारी उपाधि धारण की थी। ठीक है, इनके टाइम में कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में कौन आया था, तो कौन आया था स्टूडेंट, फहयान। ठीक है, तो यानी कि 4 के बाद में क्या आना चाहिए, 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट 4 के बाद में क्या आना चाहिए, 3, 4 के बाद में 3। तो देखिए 4 और 3 यहाँ पे आ रहा है, 4 और 3। ठीक है, हम एक बार और भी देख लेंगे क्योंकि हमने सभी याद करा हुआ है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, हर्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, हर्ष के बारे में पढ़ा था। और हर्ष के टाइम में कौन आया था, हेनसांग यानी कि कौन सा नंबर पे है, 2 पे है। तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए ये वाला हमारा पॉइंट बन रहा है 432, ये क्या है 432। तो राइट आंसर हमारा स्टूडेंट क्या होगा, राइट आंसर हमारा स्टूडेंट बताइए क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ओके, तो 88 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट क्या है, सी है। यानी कि हमने भी पढ़ा किसके बारे में, हमने भी पढ़ा मैगस्नीज जो किसके टाइम में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, हमने भी पढ़ा। उसके बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में फहयान आया, हेनसांग हर्ष के टाइम में आया था, और इत सिंह जो है वो किसके टाइम में आया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इत सिंह जो था ये भी हर्ष के टाइम में आया था, लेकिन पहले कौन आया था, हेनसांग आया था। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 88 का सी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार हम एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की एक्सप्लेनेशन। मैगस्नीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। मैगस्नीज क्या लिखा हुआ है, मैगस्नीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहयान भारत आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। हर्षवर्धन, इसका टाइम पीरियड 606 से 647 ईस्वी के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया। उसने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसको CU की कहा गया, अभी हमने पढ़ा भी था। हेनसांग के समय इत सिंह भी चीनी बौद्ध यात्री था जो उसके वापस जाने के बाद भारत की यात्रा पर आया था। यानी कि हेनसांग गए और इत सिंह इंडिया में आ गए। ये भी क्या थे, बौद्धिस्ट थे। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेंगे। मैगस्नीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहयान भारत आया। 399 से 414 की यदि बात की जाए तो तक वो रहा। उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। हर्षवर्धन जिनका टाइम पीरियड 606 से 647 ईस्वी है के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था।
उसने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे क्या कहा गया, सीयू की। हेन सांग के समय समान इसिंग जो क्या था वो भी एक बौद्धिस्ट था और चाइनीज़ था, बौद्धिस्ट चाइनीज़ था, वो भी इंडिया में आया था, जो कि किसके, हेन सांग के जाने के बाद में इसिंग जो है इंडिया में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे, इसके बाद हमारा बचेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। 89 क्या लिखा है, बोधि वृक्ष, क्या लिखा है स्टूडेंट, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन है, पहले क्या लिखा हुआ है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक पहले क्या लिखा हुआ, शशांक। बी में क्या लिखा, पुष्यमित्र शुंग। सी में लिखा हुआ ईशान वर्मा और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बोधि वृक्ष जो है उसको नष्ट करने वाला वो शासक जो था उसका नाम क्या था, उसको समझते हैं और चलते हैं राइट आंसर पर। तो क्या है, 89 का राइट आंसर है शशांक। क्या स्टूडेंट, शशांक है। ये कैसा था, एक कट्टर शैव था। कैसा था, मैंने आपको बताया जैसे कि गुप्त काल में जितने भी शासक रहे वो कैसा रहे, उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया बल्कि कैसा, ब्राह्मणवादी धर्म अपनाया। इसमें चारों वर्णों को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग स्थान देने की बात कही गई थी, वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी, ब्राह्मणवाद का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। तो ये शशांक जो था ये क्या था, एक शैव कट्टर था, है ना, जिसकी वजह से इसने जो है बोधिष्ट वृक्ष जो था उसको नष्ट करवाया था। ठीक है, 89 का राइट आंसर ये है। एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन को, क्वेश्चन नंबर 89 की एक्सप्लेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 की क्या लिखा हुआ, हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक एक कट्टर शैव था, है ना, उसके सिक्कों, क्या लिखा है, उसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है। तो यहीं पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ बस, देखिएगा, हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक एक कट्टर शैव था, उसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियाँ मिलती हैं। हेन सांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया तथा समीप के एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति हटवाकर शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसके अतिरिक्त उसने पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे बुद्ध के चरण सिंह अंकित पाषाण स्तंभ को गंगा नदी में फेंकवा दिया। आर्य मंजू श्रीमुकल्प में उसका चित्रण बौद्धद्रोही के रूप में किया गया है। आर्य मंजू श्रीमुकल्प जो है ये पूछी जाती है रचना, इसके बारे में एक छोटी वीडियो बनाऊंगी। आर्य मंजूश्री मुकल्प में जो है जो शशांक है उसको बौद्धद्रोही के रूप में वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, जिसकी ने बृहदर्थ जो कि क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या था अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी थी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहदर्थ का क्या था, सेनापति था। उसने क्या करा, अचानक से धोखा दे करके जो है अपने राजा की मृत्यु कर दी और खुद जो है एक सेनापति, खुद जो है शासक बन के बैठ गया और उसने क्या करा, शुंग वंश की स्थापना की थी। मैंने आपको पढ़ाया था। उनके बेटे का नाम था अग्निमित्रम और कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम रचना की थी और वो क्या थे, कालिदास गुप्तकालीन कवि थे और नवरत्न में भी शामिल थे। जबकि पुष्यमित्र शुंग के बेटे की जो रचना है जिसका नाम क्या रखा गया था, का नाम था अग्निमित्रम, अग्निमित्र नाम था उनके पुत्र का। तो वो कैसे थे, शुंगकालीन थे, जबकि रचना गुप्तकालीन थी। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उसके पुरोहित पतंजलि थे और पतंजलि के द्वारा लिखी गई रचना जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाष्य। पतंजलि के द्वारा लिखे गए क्या हैं, 2 भाष्य हैं। दोबारा देखेंगे, पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। जो अश्वमेध यज्ञ हुए थे किसके द्वारा किए गए थे, उसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित जो कौन थे, पतंजलि थे। बौद्ध रचनाओं से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को जो है नष्ट करवा दिया। बौद्ध रचनाओं से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। ईशान वर्मा कन्नौज के मुखरी वंश से संबंध था। इसने मुखरियों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाया। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की।
क्या स्टूडेंट, इसने क्या स्टूडेंट उपाधि धारण की, महाराज धीराज। जबकि महाराज धीराज कौन सा ऐसा शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी गुप्तकालीन, बताइए आप मुझे। महाराज धीराज की उपाधि जो है किसने धारण की थी, आपको ध्यान होगा मैंने पढ़ाया था चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल मैंने बताया था 319 से कितना बताया था मैंने, 319 से 35, 319 से 35 मैंने बताया था शासनकाल। और 319 में ही गुप्त संवत जो कि कैलेंडर में गुप्त संवत की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो कब से मानी जाती है, 300 ईस्वी से मानी जाती है गुप्त संवत की स्टार्टिंग। उसमें गुप्त प्रथम को भी वो जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का, ये भी मैंने आपको बताया था। तो महाराज धीराज की जो उपाधि है वो किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। इसके अलावा बात की जाए किसके बारे में, ईशान वर्मा की, तो ईशान वर्मा ने भी चंद्रगुप्त कौन सी उपाधि धारण की, महाराज धीराज की उपाधि धारण की। एक बार दोबारा समझ लेंगे। हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक एक कट्टर शैव था। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है। हिंसा के विवरण से ज्ञात होता है कि इसने बोध गया के बोधिष्ट वृक्ष को कड़वा गंगा में फुका दिया और एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को हटवाकर शिव की प्रतिमा रखवाई। इसके अतिरिक्त उसने पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए बुद्ध के चरण सिंह जो कि पाषाण स्तंभ पर अंकित थे उनको भी गंगा नदी में फेंकवा दिया। आर्य मंजू श्री मुकल्प में उसका जो चित्रण है बौद्ध द्रोही के रूप में जो है वर्णित किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिखी वही बातें जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने बृहदर्थ जो अपने क्या राजा की हत्या की थी, ये क्या था, सेनापति था। और इसने जो है धोखा दे करके जो है बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। जो बृहदर्थ जो था चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद में शुंग के वंश की स्थापना हो जाती है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किए गए थे, किस पुरोहित के द्वारा किए गए थे, मैंने पढ़ाया था आपको पतंजलि के द्वारा किए गए थे। और मैंने आपको बताया था पतंजलि जो है स्टूडेंट क्या है, पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। ठीक है, बौद्ध रचनाओं से ही पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को जो है नष्ट करा दिया था। ईशान वर्मा कन्नौज के मुखरी वंश से संबंधित थे और इसने जो है मुखरियों को सामंत की जो स्थिति थी उनसे स्वतंत्र करवाया। इसके साथ साथ ईशान वर्मा ने जो है महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और मैंने अभी आपको बताया कि महाराज धीराज की उपाधि जो है ईशान वर्मा के अलावा किसने धारण भी की हुई है, तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और इनके शासनकाल की बात की जाए तो शासनकाल इनका किसका माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 335 और 319 से ही गुप्त संवत का जो है कैलेंडर में प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, वहीं मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि कनिष्क ने क्या चलाया था, शक संवत जो है शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था संवत। और मैंने आपको बताया था संवत की यदि बात की जाए तो शक संवत की जो स्टार्टिंग हुई थी कब से हुई थी, शक संवत की 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी जो है शक संवत की जो है स्टार्टिंग हुई थी। ओके, ये तो हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में 90 आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 90 पर आज का स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, चालुक्य वंश की राजधानी, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, चालुक्य वंश की राजधानी की यहाँ पर बात की गई है। पहले क्या लिखा है स्टूडेंट, ऑप्शन में देखिए वातापी, बी में लिखा हुआ कन्नौज, सी में लिखा है मानखेट और डी में लिखा हुआ है कांची। ठीक है, तो बात की जाए किसके बारे में, चालुक्य वंश के बारे में है। तो इनकी कैपिटल की यदि बात की जाए तो कैपिटल कहाँ पे थी स्टूडेंट, वातापी में। कहाँ पे स्टूडेंट, वातापी में थी चालुक्य वंश की जो कैपिटल थी, वातापी में थी, जो कि कहाँ पे है, बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं एक बार। बीजापुर यानी कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम जो है बादामी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की जो है कैपिटल हुआ करती, जिस तरीके से मौर्यों की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैंने आपको बताया था बृहदर्थ की हत्या की थी किसने, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बृहदर्थ की हत्या की थी
पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी उसका नाम क्या था स्टूडेंट बताइए? विदिशा। क्या थी स्टूडेंट? विदिशा। ये क्या है? एमपी का मिड वाला एरिया है, ठीक है, एमपी का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिसको कहा जाता था विदिशा, और यहीं पर ही पुष्यमित्र शुंग ने अपनी कैपिटल बनाई थी। उसके बाद में आते हैं गुप्त। उसके बाद में गुप्तों ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र में बनाई थी। वहीं मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बार बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो अपनी कैपिटल बनाई दो, उन कैपिटलों का नाम क्या था? एक कैपिटल का नाम था उज्जैन और दूसरी कैपिटल वही थी जो मौर्यों ने बनाई थी। कौन सी स्टूडेंट? पाटलिपुत्र, जो कि कहाँ पे स्थित है? पटना में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है तुमने दो कैपिटल बनाई थी, उज्जैन और पाटलिपुत्र, और जो नवरत्न जो रहा करते थे वो कहाँ रहते थे? नवरत्न उज्जैन में। नवरत्न जो है उज्जैन में रहा करते थे। तो दो कैपिटल बनाई। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? यहाँ पे बात हो रही है चालुक्य वंश की। तो चालुक्य ने जब अपनी कैपिटल 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई थी, तो कहाँ पे स्टूडेंट बनाई थी? किसका नाम बताया गया? बीजापुर कर्नाटक का। बीजापुर कर्नाटक में बनाई थी, जिसको बादामी नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। किसका नाम जाना जाता है? बादामी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा? बातापी के चालुक्य राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक जो था पुलकेशिन प्रथम था। जिस तरीके से हमने पढ़ा था किसके बारे में? गुप्तकालीन में जब हमने शुरुआत की थी, तो सबसे पहले शासक जो था वो कौन था? श्रीगुप्त, जिसके हमने शासनकाल में बताया था 240 से 280, है ना। श्रीगुप्त का जो शासनकाल मैंने आपको बताया था, श्रीगुप्त को कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक। लेकिन फिर उसके बाद में जो हमने पढ़ा था प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा जो लिखित था, उसमें श्रीगुप्त का जो नाम था सबसे सर्वप्रथम था, जिसके कारण श्रीगुप्त को जो है क्या कहा गया? संस्थापक माना गया। किसका? गुप्तकालीन। जबकि बात की जाए गुप्तकाल के वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो किसको माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही जो है सबसे सर्वाधिक जो है टाइम स्पेंड किया और बहुत सारी संवत की स्टार्टिंग की, महाराधिराज की उपाधि भी धारण की थी, है ना। और इसके साथ लिच्छवी के राजा जो थे, उनकी जो कन्या थी उससे भी विवाह किया था, जिसका नाम कुमार देवी था, ठीक है। और जो है वास्तविक संस्थापक की बात की जाए गुप्तकालीन, तो वो क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसी तरीके से वास्तविक संस्थापक जो थे चालुक्य के, वो कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। क्या थे स्टूडेंट? पुलकेशिन प्रथम थे। तो स्टूडेंट ये जो है हमारी आज की स्टूडेंट सीरीज़ है, 10 क्वेश्चन की सीरीज हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट गुप्तकाल की। आगे हम जो पढ़ेंगे वो साउथ का, हम क्या पढ़ेंगे? साउथ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो थोड़ी सी उनके नाम थोड़े टिपिकल लगते हैं बोलने में, तो हमको कई बार लिख करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं गुप्तकालीन को विराम देती है, यहीं पे स्टॉप करती है। तो आगे हम मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मल्टीपल टाइम मेरी वीडियो को, ठीक है। या मेरी वीडियो को या भी जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पढ़िए, ठीक है। तो आपके देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी।